हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको वैम्पायर स्टोरी का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस खौफनाक जीव के रूबरू होने के बाद एंड्रयू को पूरी रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागता ही रहा। अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उधर बाहर बारिश हो रही थी लगातार। मौसम ख़राब हो रहा था। होते होते आखिरकार एंड्रयू को सुबह 4 बजे के बाद नींद आई और 2 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बजने से उसकी नींद खुली। पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन था और उन्होंने उससे कहा, हाँ, वो सभी 9 लोग जो आपकी बताई जगह से मिले थे, उन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके हिसाब से उन सब की मौत ब्रेन डेड होने की वजह से हुई है और वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ, जिसकी वजह उनके शरीर में खून की एक भी बूंद ना होना है। समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। सच में ऐसा लग रहा था किसी ने उनके शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया है। फिलहाल हमें आपके बयान की ज़रूरत है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ आपसे कुछ सामान्य सी बातें पूछेंगे। तो क्या आप हमें अपना बयान देने पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर। एंड्रयू तैयार होकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। मौसम ख़राब था। रात से बारिश ही हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही थी। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और मौसम में ठंडक घुल गई थी। वक्त कितना भी गुजर रहा था, पर बाहर बादलों के होने की वजह से अंधेरा छाया हुआ था और वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। एंड्रयू को पुलिस स्टेशन पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग गया और जब वो वहाँ पहुँचा तब वहाँ पहले से काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उसे अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ा। फिर उसका बयान लिखा गया और उसके बाद वहाँ इंचार्ज ने उससे कहा, देखिए, अगर आप अपने घर वापस जा रहे हैं तो अगर चाहें तो मैं आपको मेरी टीम के साथ वहाँ भेज सकता हूँ। मैं अपनी एक टीम वहाँ जांच पड़ताल के लिए भेज रहा हूँ। क्या पता हमारे हाथ कोई छोटा मोटा सुराग या कोई सबूत लग जाए। उसके लिए आखिर हमें खोजबीन तो करनी ही होगी। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एंड्रयू पुलिस की गाड़ी के साथ ही वापस घर की तरफ आ गया और पुलिस ने उसे उसी जंगल पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ उसे वो लाश मिली थी और उसके आगे का रास्ता उसने खुद ही तय किया। बारिश अभी भी हो रही थी और एंड्रयू के कपड़े भीग गए थे। रास्ते में वापसी के वक्त उसे फिर से वही काला साया नज़र आया जिससे वो लगातार 2 दिन से टकरा रहा था और एक बार फिर से उसने एंड्रयू को रोका और उससे बात करनी शुरू की। तो कैसे हो तुम अब तक वापस नहीं गए? मुझे लगता है कि अब तुम वापस ज़रूर जाओगे। क्या तुमने उसे देखा, उस खौफनाक चीज़ को? तुम क्या कह रहे हो? मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे जाने दो। हाँ, तुम बताना नहीं चाहते, पर मैं जानता हूँ कि तुमने उसे देखा और तुम उससे डरे हुए हो। तुम आखिर घर वापस क्यों नहीं जाना चाहते? तुम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो पूरा हो चुका है ना? हाँ, पर एक और ज़रूरी काम है जो मुझे करना है। एक सवाल, इसका जवाब मुझे ढूंढना है और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तुम्हें भला क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ? मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं, ना मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, ना मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। फिर आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर जैसे ही एंड्रयू आगे की तरफ मुड़ा, उसे अपने पीछे किसी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी और एक तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ। पर जब वो पीछे की ओर मुड़ा, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया सिवाय लहराती झाड़ियों के। फिर वो वापस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पर लाइट्स ऑफ है। उसने स्विचेस ऑन किए पर लाइट नहीं जली। लगता है पावर कट हो गई है। लगता है कि आज रात मुझे कैंडल से ही काम चलाना पड़ेगा। उसने फायर प्लेस में आग जलाई और कमरों में कुछ कैंडल्स जला कर रख दी और अपने कपड़े चेंज करके फायर प्लेस के सामने बैठ गया। बाहर मौसम ठंडा हो रहा था और उससे ठंड महसूस हो रही थी और आग के सामने बैठना उससे बेहद अच्छा लग रहा था। उसने एक बार फिर से उसकी ग्रैंडपा की डायरी पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ा। मैंने उस
उस इंसान से बात करने की कोशिश की। मैं उससे मिलने गया। उस पहाड़ी का रास्ता इतना मुश्किल था कि मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लग गया। मैं उससे मिलने में और देर नहीं कर सकता था, मेरे पास वक्त नहीं था। पता नहीं कि वो दोबारा मुझसे कब मिलता है, या फिर उसने मुझसे कहा था कि मुझे उनके कबीले में शामिल होने के लिए पूर्णिमा की रात का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब पूर्णमासी की रात होगी और उसी दिन वो मुझे अपने कबीले में शामिल करेंगे और मुझे अमर बना देंगे, और मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता था। पता नहीं अगली पूर्णमासी तक मेरी हालत इस लायक होगी भी कि नहीं कि मैं यहाँ तक आ सकूँ। इसलिए मैं कल ही उससे मिलने जा रहा हूँ। कल पूर्णमासी की रात है और उसने मुझे कहा है कि वो मुझे अमर बना देगा। डायरी में इससे आगे के सारे पेज खाली थे, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। एंड्रयू को डायरी पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई और वो वहीं सोने लग गया। पर कुछ ही देर बाद अचानक बिजली की ज़ोर की कड़कड़ाहट के साथ उसकी नींद खुल गई, और जब वो जगा तो उसने देखा फायरप्लेस की आग बुझ गई है और मोमबत्तियाँ भी कुछ ही देर में बुझने वाली हैं। इसलिए उसने फ़ौरन ढूंढ कर और मोमबत्तियाँ निकाली और उन्हें जला दिया। उसके पास ज़्यादा मोमबत्तियाँ नहीं बची थी, इसलिए वो ज़्यादा मोमबत्तियाँ नहीं जला रहा था, सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं जला रहा था। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। बाहर बिजली कड़कने से ही कभी कभार खिड़कियों पे रोशनी दिखने लग जाती थी, और एंड्रयू बार बार इस बिजली कड़कने से चौंक जाता था। एंड्रयू मोमबत्तियाँ जलाकर बैठा ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी के चीखने की आवाज़ आ रही, जैसे कोई चिल्लाकर मदद के लिए गुहार लगा रहा हो। पर बाहर बारिश हो रही थी और बराबर बिजली कड़क रही थी, इस वजह से कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसे भ्रम हो रहा है। पर फिर थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उसे चीखने की आवाज़ आई, जिससे उसे महसूस हुआ कि सच में कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है। उसने फ़ौरन अपनी टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। बारिश अभी भी हो रही थी और वो भीग रहा था। उसने टॉर्च से अपने आसपास नज़र घुमाई। वो भागते हुए आवाज़ की दिशा में ही भागता जा रहा था, और कुछ आगे जाने पर उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक काला सा साया एक पुलिस ऑफिसर के कंधे से चिपका हुआ था, और पुलिस ऑफिसर बराबर मदद के लिए कराह रहा था। और धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर का होश गुम हो गया और वो मर गया। उस काले साए ने एक बार एंड्रयू को देखा। एंड्रयू अभी भी पुलिस ऑफिसर की तरफ ही देख रहा था। उसके हाथ पैर शून्य पड़े हुए थे। वो पीछे की ओर मुड़ा और पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ लगा दी और घर का दरवाज़ा बंद करके कमरे के अंदर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। माय गॉड, ओह माय गॉड, वो क्या था? मैंने क्या देखा अभी? वो क्या चीज़ थी? कहीं अगर वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गया तो? एंड्रयू ये सोचकर बेहद डरा जा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दरवाजे के सामने कोई चहलकदमी कर रहा है। एंड्रयू फ़ौरन चौकन्ना हो गया। उसने फ़ौरन कमरे की सारी मोमबत्तियाँ बुझा दी और अपने हाथ में टॉर्च लेकर सोफ़े के पीछे छुप गया। तभी एक ज़ोर से बिजली कड़की और पूरा घर सफ़ेद रोशनी में नहा गया, और वो रोशनी कुछ खिड़कियों से छिनकर घर के अंदर भी आ रही थी। इसी रोशनी में अचानक एंड्रयू ने एक खिड़की से बाहर खड़े हुए एक साए को देखा। एक भारी भरकम विशालकाय साया जो ऐसा लग रहा था मानो उसकी खिड़की की ओर ही चेहरा करके खड़ा हुआ हो। एंड्रयू ये देखकर बेहद सहम गया और उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गईं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसी तरह सांस बांधे सोफ़े के पीछे छुपा रहा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लगातार उसके दरवाजे को पीट रहा है, मानो वो दरवाज़ा तोड़ डालने तक की हद में गुस्सा हो। लगातार दरवाजे को पीटती रहती है और आखिर कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट जाता है और वो चीज़ एंड्रयू के घर के अंदर दाखिल हो जाती है। एंड्रयू उसके कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था और अपनी सांसें रोक के बैठा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि वो उस चीज़ के पकड़ में आए, और वो चीज़ भी ऐसा लग रहा था मानो एंड्रयू की खुशबू को हवा में सूंघते हुए उसका पीछा कर रही है। और फ़ौरन ही वो उसकी गंध का पीछा करते करते सोफ़े तक पहुंच गया, और जैसे ही वो सोफ़े के पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। एंड्रयू वहाँ से उठकर दूसरी जगह जा चुका था।
वो अभी भी सांस बांधे हुए बैठा था। वो डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर छुप गया था और लगातार उस चीज़ की हरकतों को देख रहा था जो उसके सामने थी। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, पर फिर भी खिड़कियों से छन कर बाहर की कुछ रोशनी घर के अंदर आ रही थी, जिससे एंड्रयू उस चीज़ को कुछ हद तक देख पा रहा था। और उसे देखकर ही एंड्रयू के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी। वो बेहद डरा हुआ था और वो चीज़ अभी भी एंड्रयू का पता लगा रही थी। हवा में बार बार उसकी गंध को महसूस कर रही थी और उसी के साथ उसके और करीब आती जा रही थी। फिर कुछ ही देर बाद वो डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया और एंड्रयू उसके पैरों को साफ देख सकता था। एंड्रयू धीरे धीरे घुटनों को बल रेंगते हुए खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा और वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ और फ़ौरन दबे पांव सीढ़ियों के नीचे बने हुए स्टोर रूम में जाकर बैठ गया और चुपचाप बैठकर वहाँ पर उसके जाने का इंतज़ार करने लग गया। वो चीज़ अभी भी एंड्रयू को ढूंढ रही थी। एंड्रयू की सांसें रुकी हुई थी और अब उसे उसके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा पाए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड्रयू, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। मुझे धोखा मत दो। मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी गंध को हवा में महसूस कर सकता हूँ। मुझसे भागने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। चुपचाप इस घर को छोड़कर यहीं चले जाओ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वरना तुम अनजान जानते हो जो उस पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ भी होगा एनजीओ। इसलिए फौरन बाहर आ जाओ। एंड्रयू की उसकी खौफनाक आवाज़ सुनकर घबराहट और बढ़ गई, पर वो उस सीढ़ी के नीचे से निकला नहीं। वो वहीं पर बैठा रहा। उसे उस वक्त वो सबसे महफूज जगह महसूस हो रही थी। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और उसके सामने वो आकृति नुमाया हो गई जिससे वो अभी तक बचता फिर रहा था। एंड्रयू को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी अपने सामने खड़े शैतान की आंखों की तरफ कर दी, जिससे वो कुछ हद तक सक पका गया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एंड्रयू ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और भागते हुए सीढ़ियों से छत पे बने अपने कमरे की ओर चला गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड के नीचे छुप गया। और उस चीज़ को उस तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो फ़ौरन सीढ़ियों का रास्ता तय करके उसके कमरे तक पहुंच आया और उसने उसके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू किया और दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते आखिर उसने एक जोर के धक्के के साथ दरवाजे को तोड़ दिया और एंड्रयू के कमरे में दाखिल हो गया। फिर उसने एंड्रयू की गंध से एंड्रयू का पता लगाया और जल्दी ही उससे बेड के नीचे से खोज निकाला और उसे उसके नीचे से घसीट कर बाहर लाया और उसके सामने ज़ोर से चिल्लाया। अपने सामने इस तरह के खौफनाक साए को देखकर एंड्रयू बिल्कुल भौचक्का रह गया और मारे डर के उस पर बेहोशी छा गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, वो अपने कमरे में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो कल रात की घटना से अभी भी चौंका हुआ था और बेहद डरा हुआ था, पर उसने जल्दी ही अपना होश संभाला और तैयार होकर जंगलों की ओर निकल पड़ा। आज मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी। वो फ़ौरन जंगलों की ओर पहुंचा और उसने उन गुफा को तलाशना शुरू किया जिसका जिक्र उसके दादाजी किया करते थे, पर उसे वैसी कोई जगह वहाँ पर नज़र नहीं आई। आखिर काफ़ी देर तक घूमने के बाद भी उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, तो वो मजबूरी में वापस घर आ गया। घर आने के बाद उसने दादाजी के कुछ कागजात टटोले और उसमें भी उसे कोई चीज़ नहीं मिली। ऐसा करते करते शाम हो गई। जिस सवाल का जवाब वो ढूंढना चाह रहा था, उस सवाल का जवाब उसे आखिर नहीं मिला। शाम के वक्त वो ताज़ी हवा खाने के लिए घर से बाहर की तरफ आया और फिर से एक बार उसकी मुलाकात उस काले साए से हुई जिससे वो हर रोज़ मिलता था। एंड्रयू, तुम अभी तक यहाँ हो? लगता है कि तुम अपने दादा की तरह बिल्कुल सनकी हो। तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। एंड्रयू खड़ा खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और एंड्रयू धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और फिर एक झटके से उसने उसके चेहरे का नकाब उतार दिया और फिर एंड्रयू के सामने जो चेहरा आया वो
बिल्कुल चौंकाने वाला था। एंड्रयू की यादों के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और आखिरकार उसे धीरे धीरे याद आ गया, ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि उसके दादाजी का था। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, ये आप ही हैं? ग्रैंडपा फिलिप? हाँ, मैं ही हूँ एंड्रयू। हाँ, आप जिंदा है और आप तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मेरे बचपन में दिखा करते थे। मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं आपके बारे में जानना चाहता था। आप बीमार थे, आपने हमें कुछ बताया नहीं और आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ बेटा। मैं उसी दिन उस शैतान से मिलने उसकी गुफा की ओर चला गया और जब मैं वहाँ पहुँचा, वो मेरा इंतज़ार करता हुआ वहाँ खड़ा था। उसने मुझे कुछ विधियाँ बताई और बदले में मुझसे एक चीज़ मांगी। उसने मांगा मेरा खून और मैंने उसे इसकी इजाज़त दी और उसने जब मेरा खून पिया, उसके साथ ही उसने मुझे अमरता का वरदान दिया। उसने मुझे कई बार इस बारे में चिताया था कि यह अमरता का वरदान मुझे अपनों से दूर कर देगा, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे लगता था कि मैं खुद को काबू कर लूँगा। उसने मुझसे कहा कि एक बार जब वो मुझे काट लेगा तो मैं भी उनमें से एक हो जाऊँगा और मुझे भी उन्हीं की तरह जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ेगा और इसलिए मैं भी एक शैतान में बदल जाऊँगा। पर मुझे यकीन था कि मैं खुद को काबू कर सकता हूँ और इसलिए मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। और एंड्रयू, उस रात जब सीढ़ियों से खेलते हुए तुम्हें चोट लगी, उस वक्त तुम्हारे हाथ से खून निकलने लगा और उस खून को देखकर मुझे ना जाने ऐसा भूत सवार हो गया। मैं खुद को बिल्कुल काबू नहीं कर पाया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी ओर झपट पड़ा बेटा। आई एम सो सॉरी। मैं वैसा नहीं करना चाहता था। मैं जानता था तुम्हारे पिता इस चीज़ को देखकर नाराज़ होंगे, जो कि लाजमी था। और उस घटना के बाद मैं समझ गया था कि अब मैं इस परिवार के काबिल नहीं रह गया हूँ और इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया। एंड्रयू, मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में अपनी दादी से कुछ नहीं कहोगे। हाँ, वादा करता हूँ ग्रैंडपा, पर आप हमारे साथ चल सकते हैं। इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज होगा, हम मिलकर इलाज ढूंढ सकते हैं। नहीं एंड्रयू, देख रहे हो मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। मुझे कैंसर का भी कोई असर नहीं हुआ। ये बात झूठी नहीं है एंड्रयू, ये बात बिल्कुल सच है। और प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें इतने दिन से चेतावनी दे रहा हूँ। उन लोगों ने ही उन मजदूरों की जान ली और वो बहुत ही जल्द तुम्हें भी ढूंढ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मार डालें। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ एंड्रयू, उन्हें तुम तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्लीज़। ठीक है ग्रैंडपा। और उसी रात एंड्रयू अपना पूरा सामान बटोर कर वहाँ से वापस चला गया। उसके सामने उसके अतीत की सारी तस्वीरें साफ हो गई थी। उसने अपनी दादी माँ को उस वाक़े के बारे में कुछ नहीं बताया, पर हाँ, उसने दादाजी की मेडिकल रिपोर्ट्स ज़रूर दादी माँ को दिखाई, जिसके बाद दादी माँ बेहद दुखी हुई। दादी माँ को हमेशा इस बात का अफसोस होता था कि ग्रैंडपा ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें ज़िंदगी में अकेला छोड़कर चले गए। पर ग्रैंडपा भगोड़े नहीं थे। उन्होंने जो भी किया वो अपने परिवार की भलाई के लिए ही किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी।